नमस्कार, मैं संध्या शर्मा शासकीय सरोजिनी नायडू स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय की प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मैं अपने तृतीय विषय पाश्चात्य काव्य शास्त्र की प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के विषय प्लेटो का विचार ये जगत असत्य है पर अपना व्याख्यान दृश्य श्रव्य चित्रात्मक माध्यम से आदरणीय डॉक्टर ललिता त्रिपाठी मैम के निर्देशन में देने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे प्लेटो के विचार पर, जिनके अनुसार ये जगत असत्य है। किसी भी राजनीतिज्ञ के विचारों को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि उनका जीवन काल कैसा था, जिनसे प्रभावित होकर वे अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो के सामान्य परिचय की। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में मानी जाती है। उन्हें प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक माना जाता था। उनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। चूंकि प्लेटो का शरीर हष्ट-पुष्ट था और उनके कंधे काफ़ी चौड़े होने के कारण उन्हें प्लेटो नाम दिया गया था। अरबी भाषा में प्लेटो का अर्थ अफलातून होता है। अब हम बात करते हैं प्लेटो की शिक्षा पर। प्लेटो की शुरुआती शिक्षा घर में ही हुई, परंतु 20 वर्ष की आयु में वे सुकरात की तर्क विद्या से इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए। प्लेटो के चिंतन में सुकरात की गहरी छाप मिलती है। 388 ईसा पूर्व में प्लेटो ने एथेंस में एक अकादमिक नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। इस शिक्षण संस्था को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ था। प्लेटो ने कई रचनाएं की, किंतु रिपब्लिक उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से है। प्लेटो से पहले कविता के संबंध में सब बिखरा हुआ सा था। प्लेटो के काव्य में पर्याप्त सामग्री मिलती है। अति व्यावहारिक रूप में प्लेटो को ही पाश्चात्य काव्य का प्रथम समीक्षक माना जाता है। उनका समाज चरित्र के बल पर गिरा हुआ था, इसलिए उनके युग के साहित्य भी समाज के लिए अहितकर थे, इसलिए उन्होंने साहित्य का विरोध किया। प्लेटो ने सद्गुण को ही ज्ञान माना है। सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था। इस घटना से परेशान होकर वे राजनीति से विरक्त होकर एक दार्शनिक बन गए और लोकतंत्र से घृणा करने लगे। उन्होंने आत्मविकास हेतु ब्रह्मचर्य का सुझाव दिया है। आत्मविश्वास, मानव सेवा, सत्य की अनुभूति, मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास आदि उनके लक्ष्य थे। प्लेटो ये मानते थे कि जो सत्य है वही सुंदर है। सत्य, शिव व सुंदर ही ऐसे शाश्वत मूल्य हैं। प्लेटो के अनुसार व्यक्तित्व के विकास व उचित आचार विचार हेतु स्व को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। शिक्षा ही इस महत्वपूर्ण कार्य का संपादन कर सकती है। शिक्षा ही मनुष्य को आत्मिक बनाती है। प्लेटो भी अपने गुरु सुकरात की भांति संवाद में शिक्षा देते थे। क्राइटो एक ऐसा संवाद है जिसमें वे कीड़ों के साथ आत्मा के स्वरूप का विवेचन करते हैं। प्लेटो के अनुसार सर्वोच्च सत्य या ज्ञान प्राप्त करने की यह शक्ति सीमित लोगों में ही पाई जाती है। शाश्वत सत्य का ज्ञान छठी इंद्रिय यानी
विचारों की इंद्रियों के द्वारा होता है। प्लेटो आत्मवादी या प्रत्ययवादी थे। उन्होंने प्रत्यय जगत को ही यथार्थ माना। उनके अनुसार प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र और ज्ञान मीमांसा को महत्व दिया गया। इयोन नामक संवाद में उन्होंने काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसमें ईश्वरीय उन्माद अर्थात देवी प्रेरणा को काव्य हेतु माना गया है। प्लेटो कहते हैं कि कवियों तथा लेखकों का मेरे रिपब्लिक में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये यथार्थ से पहरे दूरी पर हैं। वे कहते हैं कि राज्य के सभी कवियों को निकाल दिया जाए, ये जनता को गुमराह करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य का काम क्या है, सत्य को जानना या सत्य से प्रभावित होना। जाहिर है सत्य को जानना। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि प्लेटो पर हिंदू दर्शन का प्रभाव है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा केवल प्लेटो में ही पाई जाती है। लेखक या कवि यथार्थ और कला में भ्रम पैदा करते हैं, अतः वे प्लेटो के अनुसार असत्य हैं। प्लेटो ने यूनानी शब्द मिमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी के अर्थ में किया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्या तत्व रहता है जो है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कथागत सृजनशीलता की अवहेलना की है और इसे दोष माना है। कला के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था, अर्थात यदि उस कला का कोई उपयोग है और वह नैतिकता की दृष्टि से उत्कृष्ट है तो ही उसका मूल्य है, अन्यथा वह असत्य है। प्लेटो का विचार था कि अच्छाई और बुराई का संबंध अच्छे चरित्रों और उनके उचित कार्यों से होता है। अच्छी रचना वह है जिसमें सच्चाई के साथ चरित्र का वर्णन होता है। कला का काम सत्य का साक्षात्कार कराना होना चाहिए। ऐसा जीवन जिसका परीक्षण ना किया जा सके वह जीने योग्य नहीं है। प्लेटो के अनुसार वस्तु संबंधी 3 कलाएं होती हैं। एक वस्तु का उपयोग करने की कला, दूसरा उसके आविष्कार करने की कला व तीसरा उसकी अनुकरण करने की कला। अनुकृत कला सत्य से तिगुनी दूरी पर होती है। वास्तविक सत्य निर्माता की कल्पना में होता है। वस्तु निर्मित होने के बाद सत्य से दुगनी दूरी पर हो जाती है, अतः वह अनुकरण अर्थात नकल को असत्य मानते हैं। देरिदा कहते हैं कि यहाँ से यथार्थ पहली बार दिग्भ्रमित हुआ था, वहाँ से मैं पकड़ना चालू करता हूँ। यही बात प्लेटो भी कहते हैं। प्लेटो का काव्य सिद्धांत का प्रमुख भाग देवी प्रेरणा या ईश्वरीय उन्माद भी है। कवि सामान्य मनुष्यों से अलग कुछ विशिष्ट देवी शक्ति संपन्न होता है। होमर जैसे महाकवि को ये देवी प्रेरणा प्राप्त थी। कवि और कलाकार इसी देवी प्रेरणा से वशीभूत होकर काव्य रचना और कला की सृष्टि करता है। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है, वह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका सर्जक है। इसके अनुसार वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण है। प्लेटो द्वारा प्रस्तुत पलंग का उदाहरण प्रसिद्ध है।
ईश्वर ने मात्र पलंग का आदर्श रूप बनाया, जिसका आदर्श रूप एक से अधिक नहीं हो सकता। ईश्वर द्वारा बनाया गया ये आदर्श रूप सत्य है। बढ़ई जब कोई विशिष्ट पलंग बनाता है तब वे ईश्वर द्वारा निर्मित आदर्श पलंग का अनुकरण मात्र है। उसके बाद चित्रकार जब बढ़ई द्वारा निर्मित पलंग को देखकर उसका चित्र अंकित करता है तब वह बढ़ई के पलंग का अनुकरण करता है। यही स्थिति कवि की है। अतः कवि तथा कलाकार की रचना सत्य से तिगुनी दूरी पर है, इसलिए उसका महत्व दार्शनिक सत्य से कम हो जाता है। प्लेटो का मानना है कि अनुकरणात्मक कलाएं वास्तविकता से परे होती हैं। प्लेटो का काव्य संबंधी मत यह है कि काव्य वासनाओं को जागृत करके पाठकों और श्रोताओं के विवेक को कुंठित कर देता है। यही नहीं, उसमें देवताओं का जो चित्रण किया जाता है वह असत्य व अनुचित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कविताओं का उद्देश्य लोगों की आत्मा में संयम और न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा एवं सद्भावना के संस्कार डालना तथा अन्याय, असंयम, दुराचार और अपराध की प्रवृत्तियों को दूर करने वाला होना चाहिए। प्लेटो ने काव्य का विरोध 4 दृष्टियों से किया है। प्रथम, नैतिक। चूंकि काव्य अनुकरण का अनुकरण है, इसलिए इसका आधार असत्य है। दूसरा, भावनात्मक। चूंकि काव्य में चित्रित पात्र अवास्तविक होते हैं, परंतु पाठक उन्हें वास्तविक मानकर उनके आचरण करने लगता है, जैसे स्त्री पात्र करने वाले व्यवहारिक जीवन में स्त्रीण हो जाते हैं। तीसरा है बौद्धिकता। प्लेटो के अनुसार कवियों को सत्य का बोध नहीं होता, वे काल्पनिक व असत्य होता है। चौथा है शुद्ध उपयोगिता। काव्य की समाज और नागरिकों के चरित्र निर्माण में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, इसलिए वह अनुपयोगी व असत्य है। कोई व्यक्ति दुखांत व सुखांत दोनों में अभिनय और सफलता प्राप्त करे, ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों में सर्वथा भिन्न प्रकार के अभिनय अपेक्षित हैं। सत्य क्या है? जो शिव है वही सत्य है, जो न्यायपूर्ण है वही सत्य है। अन्यथा प्लेटो के अनुसार ये जगत असत्य व मिथ्या है। अंत में मैं आदरणीय मैम से ये निवेदन करती हूँ कि मेरे द्वारा ये आंतरिक मूल्यांकन प्रयोग आपके निर्देशन तथा मार्गदर्शन पुस्तकों व विभिन्न संदर्भों से प्राप्त सामग्री के माध्यम से संपन्न किया गया है। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में आपके द्वारा हम छात्राओं से ये जो नए प्रयोग करवाए जा रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय हैं। इसके माध्यम से हम छात्राओं का तकनीकी, भाष्य तथा बौद्धिक विकास हो रहा है तथा जिस प्रकार प्रकाश किरण समस्त अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार आपके सकारात्मक विचारों द्वारा हमारे नकारात्मक रूपी अंधकार को दूर कर हमारा मनोबल बढ़ाने हेतु मैं आदरणीय मैम को सहृदय से धन्यवाद व आभार प्रकट करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।